अध्याय 11 परियों की प्रसिद्ध फेलोशिप। बहुत ही सुंदर उद्यानों से होकर थोड़ी दूर चलने के बाद वे महल में पहुंचे और प्रवेश द्वार से होकर ट्यूबेकिल्स के पीछे पीछे एक बड़े गुम्बदाकार कक्ष में पहुंचे, जहां उसने उन्हें बैठने का आदेश दिया। उसके मुकुट को देखकर बेत्सी ने सोचा था कि यह आदमी उस देश का राजा होगा जहां वे लोग थे। फिर भी जब उसने सभी अजनबियों को एक ऊंचे सिंहासन के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में लगी बेंचों पर बैठा दिया, तो ट्यूबेकिल्स ने खाली सिंहासन के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और एक पल में अदृश्य होकर गायब हो गया। हॉल बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें अपने पास एक धीमी खांसी सुनाई दी और बीच बीच में किसी कपड़े की हल्की सरसराहट और कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर अचानक घंटी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी और उस आवाज से सब कुछ बदल गया। हैरानी से हॉल के चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि यह सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था। सभी के चेहरे खूबसूरत थे और नीली आंखें चमक रही थीं और सभी ने लाल रंग के कपड़े और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए थे। वास्तव में ये लोग ट्यूबकिंस के बिल्कुल डुप्लीकेट लग रहे थे और उन्हें अलग अलग पहचान पाना मुश्किल था। वाह, कितने सारे राजा और रानियां हैं, बेत्सी ने पॉलीक्रोम से फुसफुसाते हुए कहा, जो उसके बगल में बैठा था और दृश्य में बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा भी चिंतित नहीं था। ये निश्चित रूप से एक अजीब दृश्य है, पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया, लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि किसी भी देश में एक से अधिक राजा या रानी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यदि ये सभी शासक होते तो कोई यह नहीं बता सकता था कि स्वामी कौन है। पास खड़े एक राजा ने यह बात सुनी और उसकी ओर मुड़ा और बोला, जो व्यक्ति स्वयं का स्वामी है वो सदैव राजा होता है, चाहे वह स्वयं का ही क्यों न हो। इस गौरवशाली भूमि में सभी राजा और रानी समान हैं और एक सर्वोच्च शासक निजी नागरिक के समक्ष सिर झुकाना हमारा सौभाग्य है। वह कौन है? बेत्सी ने पूछा। मानो उसे उत्तर देने के लिए घंटी की स्पष्ट ध्वनि फिर से गूंज उठी और तुरंत सिंहासन पर वो व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया जो इन सभी राजसी लोगों का स्वामी और मालिक था। ये तथ्य तब स्पष्ट हुआ जब सभी एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े और अपने माथे जमीन पर लगा दिए। प्राइवेट सिटीजन भी दूसरों से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी आंखें नीली की बजाय काली थीं और काली पुतलियों के बीच में लाल चिंगारियां चमक रही थीं जो आग के अंगारों की तरह लग रही थीं। लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत सुंदर और गरिमा में थे और उसका व्यवहार संयमित और राजसी था। प्रचलित लाल रंग के लबादे की जगह उसने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और उसकी छाती पर ड्रैगन का वही सिर कढ़ाई किया हुआ था जो दूसरों को सुशोभित करता था। इन लोगों पर क्या आरोप है, ट्यूबकिंस? उसने शांत सम स्वर में पूछा। जवाब मिला, वे निषिद्ध ट्यूब के रास्ते आए, हे महान नागरिक। देखो, यह इस तरह था, बेत्सी ने कहा। हम नोम राजा की ओर बढ़ रहे थे, उसे जीतने के लिए और शैगी के भाई को मुक्त कराने के लिए, जब अचानक। आप कौन हैं? प्राइवेट सिटीजन ने सख्ती से पूछा। मैं बेत्सी बॉबिन हूँ। और इस पार्टी का नेता कौन है? नागरिक ने पूछा। सर, मैं उगाबू की रानी एन हूँ। और तो चुप रहो, नागरिक ने कहा। नेता कौन है? एक क्षण तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर जनरल बन खड़े हो गए। बैठ जाओ, नागरिक ने आदेश दिया। मैं देख सकता हूँ कि तुम में से 16 लोग केवल अधिकारी हैं और उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारे पास एक सेना है, जनरल क्लॉक ने गरजते हुए कहा, क्योंकि उसे ये सुनना पसंद नहीं था कि वह महत्वहीन है। आपकी सेना कहाँ है? नागरिक ने पूछा। मैं हूँ, टिक-टॉक ने कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी जंग खा रही थी। मैं पार्टी में एकमात्र प्राइवेट सोल्जर हूँ। ये सुनकर नागरिक खड़ा हुआ और घड़ी साज आदमी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मुझे माफ़ करें कि मैं पहले आपकी अहमियत नहीं समझ पाया, उन्होंने कहा। क्या आप मेरे सिंहासन पर मेरे बगल में बैठकर मुझे अनुग्रहित करेंगे? टिक-टॉक उठकर सिंहासन की ओर चला गया। सभी राजा और रानियां उसके लिए रास्ता बना रहे थे। फिर खटखट कदमों से वह मंच पर चढ़ा और नागरिक के बगल में चौड़ी सीट पर बैठ गया। एन विनम्र क्लॉकवर्क मैन के प्रति इस तरह के पक्षपात से बहुत नाराज थी, लेकिन शैगी इस बात से बहुत खुश था कि उसके पुराने दोस्त की अहमियत को इस उल्लेखनीय देश के शासक ने पहचाना था।
नागरिक ने अब टिकटॉक से सवाल करना शुरू किया, जिसने अपनी यांत्रिक आवाज में शैगी के अपने खोए हुए भाई की खोज के बारे में बताया और कैसे ओज़मा हफोज ने उसकी सहायता के लिए क्लॉकवर्क मैन को भेजा था और कैसे वे रानियन और उसके लोगों के साथ उगाबू से मिले थे। साथ ही उसने बताया कि कैसे बेत्सी और हैंक और पॉलीक्रोम और रोज प्रिंसेस उनके दल में शामिल हो गए थे और आप मेटल सम्राट और नोम्स के राजा रगगेडो को जीतने का इरादा रखते थे। नागरिक ने पूछा, हाँ, हमें यही करना था, टिकटॉक ने जवाब दिया, लेकिन वो हमसे ज्यादा चालाक था। जब हम उसकी गुफा के पास पहुंचे तो उसने हमें ट्यूब की ओर जाने का रास्ता दिखाया और खुलने वाले रास्ते को अदृश्य कर दिया ताकि हम सब उसमें गिर जाएं, इससे पहले कि हमें पता चले कि वो वहां है। ये हमसे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका था और अब रगगेडो सुरक्षित है और हम एक अजनबी जगह पर बहुत दूर हैं। नागरिक कुछ देर चुप रहा और कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, सबसे महान निजी सैनिक, मुझे आपको ये बताना चाहिए कि हमारे देश के कानून के अनुसार जो कोई भी निषिद्ध ट्यूब के माध्यम से आता है उसे 9 दिन और 10 रातों तक यातना दी जानी चाहिए और फिर ट्यूब में वापस फेंक दिया जाना चाहिए। लेकिन जब कानून न्याय के साथ संघर्ष करते हैं तो उन्हें अनदेखा करना बुद्धिमानी है और ऐसा लगता है कि आप और आपके अनुयायियों ने स्वेच्छा से हमारे कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। रगगेडो द्वारा ट्यूब में जबरन प्रवेश किया गया, इसलिए नोम राजा अकेले ही दोषी है और उसे ही दंडित किया जाना चाहिए। ये बात मुझे ठीक लगती है, टिकटॉक ने कहा, लेकिन रगगेडो दुनिया के दूसरी तरफ है, जहां वह तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। नागरिक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। क्या तुम सोचते हो कि दुनिया में या इस पर कोई भी चीज महान जिनजिन की पहुंच से बाहर हो सकती है? उसने पूछा। ओह, तो क्या आप महान जिनजिन हैं? टिकटॉक ने पूछा। मैं हूँ। तो फिर आपका नाम टीटीटी हूचू है। ये है। रानी एनशीक उठी और कांपने लगी। शैगी इतना परेशान था कि उसने रुमाल निकाला और अपने माथे से पसीना पोंछा। पॉलीक्रोम पहली बार शांत और बेचैन दिख रहा था, जबकि फाइल्स ने रोज प्रिंसेस को अपनी बाहों में भर लिया जैसे कि उसे बचाना हो। अधिकारियों के लिए महान जिनजिन के नाम ने उन्हें बहुत तेज गति से कराहने और रोने पर मजबूर कर दिया और हर कोई दया की भीख मांगते हुए सिंहासन के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। बेत्सी अपने साथियों को इतना परेशान देखकर चिंतित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब क्या था। केवल टिकटॉक ही इस खोज से अप्रभावित था। तो फिर उसने कहा, यदि आप टीटीटी हूचू हैं और सोचते हैं कि रगगेडो दोषी है, तो मुझे यकीन है कि नोम्स के राजा के साथ कुछ अजीब होगा। मुझे आश्चर्य है कि 12 क्या होगा, बेत्सी ने कहा। निजी नागरिक, जिसे टीटीटी हूचू महान जिनजिन के नाम से भी जाना जाता है, ने छोटी लड़की को स्थिरता से देखा। मैं अभी तय करूंगा कि रगगेडो के साथ क्या होना है, उसने कठोर सख्त आवाज में कहा। फिर राजाओं और रानियों की भीड़ की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, टिकटॉक ने सच कहा है, क्योंकि उसकी मशीनरी उसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं देगी, न ही यह उसके विचारों को गलत सोचने की अनुमति देगी। इसलिए ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं और उनके साथ सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें अपने महलों में ले जाओ और कल तक उनका मेहमान की तरह स्वागत करो, जब मैं आदेश देता हूं कि उन्हें फिर से मेरे निवास पर लाया जाए। तब तक मैं अपनी योजनाएं बना चुका होऊंगा। टीटीटी हूचू के बोलते ही वह आंखों से ओझल हो गया। इसके तुरंत बाद अधिकांश राजा और रानियां भी गायब हो गईं। लेकिन उनमें से कई दिखाई देते रहे और अजनबियों के पास बड़े सम्मान के साथ गए। सुंदर रानियों में से एक ने बेत्सी से कहा, मुझे विश्वास है कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरा सम्मान करेंगे। मैं इरमा हूँ, प्रकाश की रानी। क्या हैंक मेरे साथ आ सकता है? लड़की ने पूछा। जानवरों का राजा तुम्हारे खच्चर की देखभाल करेगा, जवाब मिला। लेकिन उसके लिए डरो मत, क्योंकि उसके साथ शाही व्यवहार किया जाएगा। तुम्हारा पूरा दल कल फिर से मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, बेत्सी ने विनती करते हुए कहा। रानी इरमा ने चारों ओर देखा और पॉलीक्रोम पर मुस्कुराई। क्या इंद्रधनुष की बेटी एक सुखद साथी होगी? उसने पूछा। ओह हाँ, लड़की ने कहा। इसलिए पॉलीक्रोम और बेत्सी प्रकाश की रानी के मेहमान बन गए
जबकि अन्य सुंदर राजाओं और रानियों ने पार्टी के अन्य सदस्यों की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया। दोनों लड़कियां इरमा के पीछे पीछे हॉल से बाहर निकलीं और निवास के बगीचों से होते हुए सुंदर घरों के एक गांव में पहुंचीं। इनमें से कोई भी प्राइवेट सिटीजन के महल जितना बड़ा या भव्य नहीं था, लेकिन सभी इतने सुंदर थे कि उन्हें महल कहा जा सकता था और वास्तव में वे थे भी।